मकान में 2 कमरे थे, फिर एक बरामदा और छोटा सा चौक था। सबके जाने के बाद पूनम सिंह ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, मैं चौक में इस जगह को खुदवाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? खुदाई के बाद हम सबको ठीक करवा देंगे। लेकिन क्यों मैडम, आपको कुछ संदेह है क्या? यही मान लो। ठीक है, खुदवा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है मैडम। पूनम सिंह ने कंगना से कहा, प्लीज चौक में इस जगह को खुदवाने का इंतजाम कर दो। कंगना ने आनन फानन में 4 लोगों को बुलाकर बताई हुई जगह को खुदवाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर बाद वहां खुदाई में एक मानव स्केलेटन दिखाई देने लगा। पुष्पा समेत सभी लोग अचंभित रह गए। कंगना ने थोड़ा सख्त रुख अपनाते हुए कहा, किसका स्केलेटन है ये? मुझे नहीं मालूम मैडम। तभी उसे सपना ने 2 थप्पड़ मारे और गाली देते हुए बोली, साली, लोगों को मार मार कर घर में दबा रही है और कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम। मेजर पूनम सिंह ने सपना को डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? अगर इनको मालूम होता यहाँ पर कंकाल है तो क्या ये रजिस्ट नहीं करती? और 1 महीने में तो क्या 2 साल में भी दबे हुए इंसान का ऐसा नरकंकाल नहीं बन सकता। इसको यहाँ से निकाल कर लैब में भिजवा दो। एक्सपर्ट लोगों की राय के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। 15 दिन बाद लैब की रिपोर्ट आई, जिससे खुलासा हुआ कि नरकंकाल प्रवीण बत्रा का है, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। प्रवीण बत्रा के एक नाखून से मिले ब्लड प्लाज्मा के डीएनए टेस्ट के आधार पर दोषी राजपाल पाया गया। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि जो मृत शरीर प्रवीण को बताकर पुष्पा को दिखाया गया था और जिसका दाह संस्कार किया गया था, वो प्रवीण बत्रा का था ही नहीं। राजपाल ने प्रवीण बत्रा का खून करके एक सॉन्ग रचा और बताया कि प्रवीण की मौत झील में डूबने से हो गई है। पुष्पा घंटों रोती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। देवा पूरे गुस्से में थाने में घुस आया और पुलिस कर्मचारियों पर अपना रौब झाड़ने लगा। कहाँ छुप गई हैं आपकी इंस्पेक्टर? लगता है कि कुछ करती नहीं है। इतने दिन हो गए, राजपाल का अभी तक कोई पता नहीं लगा। लगता है उसे सस्पेंड कराना होगा। उसी समय कंगना पूनम सिंह के साथ थाने में दाखिल हुई और जोर से चीखते हुए कहा, ये कौन बदतमीज है जो थाने में आकर इतना शोर मचा रहा है? बताया नहीं इसे कि ये थाना किसी के बाप का घर या विधानसभा नहीं है। मिस्टर, आप जो कोई भी हो, सामने बैठिए और बताइए आपका क्या काम है। मुझे तुम मामूली लोगों से क्या काम होगा, ये मालूम करने आया था कि राजपाल अब तक मिला कि नहीं। अब तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? मिस्टर, फिलहाल तो पुलिस हर उस व्यक्ति की तलाश में है जो राजपाल का मददगार, साथी या अपहरणकर्ता है, क्योंकि राजपाल प्रवीण बत्रा हत्याकांड में शामिल है। हमें राजपाल की तलाश है और सुना है कि कोई हाल में बना एमएलए देवा उसका परम मित्र है। हम अभी शासन से देवा के घर का सर्च वारंट और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट वारंट भी लेने का प्रयास कर सकते हैं। देवा के माथे पर शिकन आ गई। वो बोला, आप शायद जानती नहीं देवा को क्या चीज है, कितना भयानक क्रिमिनल है वो। जनाब, मैं क्रिमिनल को पहचानती नहीं, उनका एनकाउंटर करती हूँ। उसी समय थाने में एक फोन आया जिससे खलबली मच गई। फोन होम मिनिस्टर का था। सपना ने डरते हुए कहा, मैम, होम मिनिस्टर का फोन है, आपसे बातें करना चाहते हैं। देवा एकदम से शेर हो गया। अब पता चलेगा इसको मेरी ताकत का। नमस्ते सर, कंगना बोल रही हूँ। होम मिनिस्टर ने कहा, क्या कंगना जी, इतनी सिफारिश के बाद आपको अपने प्रांत में लाया गया था कि आप प्रांत में चल रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास राजपाल जी के मित्र देवा आए थे। कह रहे थे कि उनके मित्र का पता नहीं चल पा रहा है, उनका अपहरण हुआ है या मर्डर हुआ है। देवा कह रहे थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट राजपाल जी बेहद शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं, उनका जल्दी से जल्दी पता लगाकर मुझे इत्तला करो। सर, उनका अपहरण तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी ने फिरौती नहीं मांगी। हुआ है तो मर्डर, और मैं जल्दी से जल्दी इस केस को क्रैक करके आपको सूचित करूंगी। वैसे जहाँ तक शरीफ और सज्जन होने की बात है, ये सरासर गलत है। राजपाल बत्रा ने फैक्ट्री के असली मालिक और अपने भाई प्रवीण बत्रा की निर्मम हत्या करके अपने ही मकान के चौक में दफन कर दिया था।
हम चाहते हैं कि आप हमें देवा को अरेस्ट करने का वारंट दे दें ताकि उनसे मालूमात की जा सके। देखो कंगना, देवा हमारी पार्टी का एमएलए तो है नहीं। अगर पूछताछ के लिए आप उन्हें अरेस्ट करना चाहती हैं तो जब चाहे आप अरेस्ट वारंट हमसे ले सकती हैं। देवा फोन पर हो रही बातें सुनकर घबरा गया, हल्का सा सशंकित हो गया और अपने लोगों से बोला, चलो बे चलो यहाँ से, बहुत देखे हैं अरेस्ट करने वाले। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं घबरा के? अरेस्ट करने की बात तो देवा की चल रही है। लेकिन देवा रुका नहीं और अपने आदमियों के साथ थाने से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पूनम सिंह ने कंगना से कहा, बहुत अच्छा हैंडल किया आपने। इसको शायद आप जानती नहीं, यही तो देवा है। क्या? सच में? मुझे नहीं पता था। लेकिन देखा मैडम, हमें राजपाल के केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कंगना, 75% मुझे पता चल चुका है कि राजपाल के साथ क्या हुआ है। पुष्पा और वंदना के साथ मेरी गहरी सहानुभूति है। राजपाल बत्रा ने घिनौना पाप किया है। एक अनपढ़ पत्नी से उसके पति को छीना है और एक भोली भाली बच्ची से उसके पिता को। लेकिन लगता है इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे उन दोनों को धोखा देना पड़ेगा। पुष्पा की बहन की मृत्यु हो गई है और वो 2 दिन के लिए वंदना को हमारे गेस्ट हाउस में छोड़कर जाना चाहती है। तुम अगर इस केस को सॉल्व करना चाहती हो तो मुझे इस पेपर मिल की चीज़ें 4 बजे तक एनजीओ में पहुंचा देना। कंगना ने पेपर को देखकर आश्चर्य से कहा, लाई डिटेक्टिव टेस्ट? क्या ये जरूरी है? कंगना, इसके अतिरिक्त मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है मैम। क्या मैं भी आज ही रात गेस्ट हाउस में रुक सकती हूँ? बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम भी आ जाना। शाम 9 बजे तक वंदना अर्धचेतन अवस्था में बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में बिल्कुल शांति थी। पूनम सिंह ने धीरे से वंदना से कहा, वंदना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जी जी, सुन रही हूँ। बारीक सी आवाज में वंदना ने जवाब दिया। वंदना, मुझे बताओ, 8 तारीख को 8 बजे क्या हुआ था? मुझे माँ ने कुछ भी बताने से मना किया है। वंदना, लेकिन अब तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अब सब कुछ बता दो ताकि गलत व्यक्ति को सजा दी जा सके। कैसे आदमी थे तुम्हारे चाचा राजपाल? बहुत गंदे थे। जब हमें गांव से लेके आए थे तो बहुत प्यार करते थे, खूब मिठाई चॉकलेट और खिलौने लाकर देते थे। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तो उनका प्यार करना मुझे गंदा लगने लगा। वो मेरे होठों पर प्यार करने लगे। मुझे उनमें से बहुत बदबू आती थी, बहुत घृणा भी होती थी। लेकिन वो मानते ही नहीं थे, वो जबरदस्ती मुझे चूमते चाटते थे। मैंने माँ को बताया तो पहले उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि वो प्यार नहीं करते और कुछ और ही कर रहे हैं। वो जैसे ही फैक्ट्री से आते थे तो मैं टीवी बंद करके दूसरे कमरे में चली जाती थी, बट वो वहाँ भी आ जाते थे। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई तो हमारे स्कूल में चित्रा मैम कुछ अन्य लोगों के साथ स्कूल में चाइल्ड वेलफेयर अवेयरनेस स्कीम के तहत आई, जिसका उद्देश्य लड़कियों को जागरूक करना था। उन्होंने हमें बताया कि लड़कियों के उम्र बढ़ने पर क्या क्या चेंजेस लगते हैं। उन्होंने हमें बैड टच और गुड टच के विषय में भी बताया कि अधिकतर बैड टच करने वाला व्यक्ति रिश्तेदार ही होता है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। गलत टच करने वाले आदमी की भाव भंगिमा उसके चेहरे पर आते आते भावों से पता चल जाता है। ऐसे आदमियों के हाथ पैर हल्के हल्के कांपते हैं और आंखों में हल्की सी लाली आ जाती है। अगर किसी तरह का नशा किया हो तो मुंह से दुर्गंध भी आती है। अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको चाहे रिश्तेदार हो या कोई नौकर या बस ड्राइवर या कोई भी, आपके हाथ में जो भी कुछ हो, पेन पेंसिल, उसको उसके शरीर पे मार देना चाहिए।
मैंने 1-2 बार चाचा के शरीर पे पेंसिल भी चुभाई, लेकिन वह बहुत ढीठ किस्म के थे। वो माने नहीं, मुझसे कहने लगे, चलो मैं तुम्हें कार चलाने सिखाता हूँ। एक दिन कार सीखने के बहाने उन्होंने मुझे गोद में बिठा लिया और बोले, अब आराम से चलाओ, बिल्कुल डरो मत। मैं हूँ ना, थोड़ी देर बाद मुझे कुछ नीचे से चुभता हुआ सा लगा। मैं अपने गले और नाक में उनकी बदबू से भरी सांस को महसूस कर रही थी। मैं कूदकर झटका देकर दूसरी सीट पे चली गई। मैंने देखा चाचा की सांस उखड़ी हुई थी, चेन खुली हुई थी जिसे वो तेजी से बंद करने लगे। मैंने जब ये बात माँ को बताई तो उन्होंने चाचा को खूब उल्टा सीधा कहा। चाचा भी लगातार जबान चलाते रहे कि उस लड़की का पढ़ना लिखना, हम लोगों का खाना पीना, राशन सब बंद कर दूंगा, तब पता चलेगा कि तुम लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। फिर एक दिन उन्होंने माँ से न जाने क्या कहा कि माँ मुझसे लिपट कर बहुत रोई। मुझसे कहा, बेटा गरीबी में रह लेंगे, पर कुछ भी कर कर इस घर को छोड़कर तुम्हें कहीं और लेकर चली जाऊंगी। तुमको अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकी, पर मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगी और अपने जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। आज मुझे अपनी मजबूरी का एहसास हो रहा है। ये जी करता है कि राजपाल को जान से मार डालूं। बोलो वंदना, बोलो बेटा, तो क्या फिर तुम्हारी माँ ने राजपाल को मार डाला? नहीं नहीं, उस पापिकान तो मेरे साथ हाथ हुआ है। मम्मी ने एनजीओ में आए की नौकरी कर ली। हम बहुत जल्दी घर छोड़कर जाने ही वाले थे। उन्होंने कई बार एनजीओ में एक कमरे में रहने की इजाज़त मांगी, पर कोई कमरा खाली नहीं था। माँ ने पास ही 200 रुपये महीने का कमरा ले लिया। वह हम लोगों को वहाँ शिफ्ट करने वाले थी कि 8 तारीख को मैं बड़े पेचकस से ट्रांजिस्टर के 2 पेच कस रही थी। तभी पीछे से मुझे उस कमीने चाचा ने आलिंगन में ले लिया। उसके मुंह से तेज से शराब की बू आ रही थी। मुझे अचानक से चाइल्ड अवेयरनेस कराने वाली मैम की बात याद आ गई और मैंने कसकर हाथ में पेचकस जो मारा, जो गलती से उसके गले की नस में जा लगा। वो चीखने लगा। तेज खून की धार उनके गले से बह रही थी। वह बहुत भयानक लग रहे थे और मुझे कुछ करते नहीं बन रहा था। वो गाली देकर फटी सी आवाज में कह रहा था, फर्स्ट एड बॉक्स ला, फर्स्ट एड बॉक्स ला, लेकिन मेरा कान सुन पड़ गए थे। मैं बेहोश होती जा रही थी और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। माँ जब काम से लौटी तो उसने शायद ये भयावह दृश्य देखा होगा। बहुत खून बहने की वजह से चाचा मर गया था। मेरे मुंह पर पानी छींटे मार कर माँ ने मुझे होश में लाया, मुझे दिलासा दिया और ये विश्वास दिलाने लगी कि चाचा को उन्होंने मारा है। हमने चाचा को बेड का पल्लू खोलकर उसमें बंद कर दिया। माँ ने सारा खून साफ कर दिया। वो कहा, किसी भी दिशा में किसी को कुछ मत बताना। चाचा लगभग 1 हफ्ते तक बॉक्स में बंद रहे। मुझे माँ मुझे इस कमरे में आने नहीं देती थी। मुझे रात में बहुत डर लगता था। चाचा बॉक्स खोलकर बाहर आ गया तो वो मेरी ओर आ रहा है। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अक्सर मैं चीख जाती थी। एक दिन मैंने झांक कर देखा तो माँ बॉक्स साफ कर रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और पूछा, चाचा कहाँ है? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा वो ठीक हो गए और वो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये बताओ बेटा, तुम लोगों ने चाचा की लाश का क्या किया? कहाँ छुपाया ये गाड़ा है? मुझे नहीं पता। कुछ तो मालूम होगा, चाचा कहाँ चले गए? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कंगना ने दूसरे कमरे में जाकर पूनम सिंह से कहा, रहने दीजिए मैडम,
शायद वाकई इसे नहीं मालूम, लेकिन लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है वो तो हमारा शेरू, हमारा स्निफर डॉग 10 मिनट में ही पता लगा लेगा। मेरा तो मन करता है कि इस केस को यहीं बंद कर दूं। क्या गलत किया इस बच्ची ने, उस पापी का तो यही अंत होना चाहिए था। अगले दिन शेरू को राजपाल के कपड़े सुंघाकर बाहर निकाला गया। वो तेजी से जंगल की ओर भाग लिया। पुलिस टीम उसके पीछे पीछे थी, लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाकर वो एक जामुन के पेड़ के पास आकर रुक गया। उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। शेरू को वहां से हटाया गया तो वो दूसरे पेड़ के चक्कर लगाने लगा। वहां से हटाने पर वो तीसरे पेड़ के चक्कर लगाने लगा। गर्ज ऐसा लगा कि जैसे वहां एक चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है। पूरी कोशिश करके थक हार कर पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा और उन पेड़ों के आगे राजपाल की खोज एक प्रश्न चिन्ह बन गई। अगले दिन कंगना मेजर पूनम सिंह के ऑफिस में आई। आओ कंगना, बैठो। इतना मुश्किल केस हल करके कैसा लग रहा है तुम्हें? कहाँ मैडम, ये तो सब आपके कारण हुआ है। मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया कि वंदना ही असली कड़ी है? 2 बातों से कंगना। पहला, फैक्ट्री में त्रिपाठी जी ने राजपाल के बच्चों से गलत संबंध के बारे में बताया था ना, और दूसरे उस लड़की की कहानी जो राजपाल के ऑफिस से अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर आई थी। जब हम वंदना की सालगिरह पर गए थे तो मैं सर्चिंग स्टिक लेकर गई थी। उस छड़ी में एक डिवाइस थी जो जमीन से 6 मीटर नीचे की गतिविधियां जान लेती है। और दूसरे, जब पुष्पा जी किचन में गई थी, मैंने उनके बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें ब्लड स्टेन और सड़ी हुई लाश की महक अभी भी मौजूद थी। चौक में वो हिस्सा जहाँ से बत्रा की लाश बरामद हुई थी, वहाँ स्टिक रखने से ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे वहाँ पर किसी को दबाया गया है। मैंने सोचा यहाँ पर राजपाल को दफन किया गया है, लेकिन वहाँ की कहानी अलग निकली। वहाँ प्रवीण बत्रा का कत्ल करके उसको खुद राजपाल ने दबाया था। इस वजह से मैंने वंदना का टेस्ट किया। अब क्या कह रहे हैं होम मिनिस्टर? कहाँ मैम, अभी मैं होम मिनिस्टर के सामने गई ही कहाँ हूँ। अभी कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन है। पुष्पा है तो अनपढ़, बट शायद उसका क्रिमिनल बातों में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि शुरू से राजपाल की मौत के बाद उसी ने प्लॉट तैयार किया, वंदना को गुमराह किया कि वो कुछ ना बताए, और हमारा शेरू की पूरी कोशिश करने के बाद भी हमें राजपाल की लाश बरामद नहीं हुई है। तो क्या चाहती हो कंगना, कि वंदना और पुष्पा को जेल हो जाए? नहीं मैम, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। वैसे भी पहाड़ी पृष्ठभूमि से होने के कारण मुझे दोनों से पूरी सहानुभूति है। मेरे चचेरे भाई अक्षय राजपूत देहरादून हाई कोर्ट के टॉप वकील हैं, और मैंने उनसे ये पूछा कि इस केस में क्या हो सकता है, क्या वंदना को सज़ा होगी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि वंदना या पुष्पा को 1 दिन की भी सज़ा नहीं होगी। अगर तुम चाहोगी तो वो स्वयं उसका केस लड़ सकते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? केवल सच्चाई जानना चाहती हूँ मैडम। आखिर राजपाल की लाश गायब कहाँ हो गई? क्यों शेरू 8-10 पेड़ों के चक्कर लगा रहा था? राजपाल की तलाश ही नहीं कर पाया। ठीक है कंगना, तुम बैठो। अभी थोड़ी देर में पुष्पा आने वाली है, उससे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरी पहली शर्त यह है कि दोनों में से किसी का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा गुनाह किया है जिसे मैं गुनाह मानती ही नहीं। क्योंकि किस कदर इन लोगों का राजपाल ने शोषण किया है। पुष्पा के पति को छीना, वंदना के सर से बाप का साया हटा दिया, इन्हीं लोगों की संपत्ति पर अय्याशी करता रहा, और तो और उन्हीं की बिटिया को मलिन करना चाहा और उन्हें पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। आप निश्चित रहिए मैडम, मैं भी ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। थोड़ी देर बाद पुष्पा आ गई। पूनम सिंह ने बड़े अदब के साथ बैठाया और चाय नाश्ता कराया, और असल मुद्दे पर आने से पहले इधर उधर की बातें की। फिर पूनम सिंह ने कहा, मैडम, हमें यह तो पता चल गया है कि राजपाल की मौत कैसे हुई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने राजपाल की डेड बॉडी कहाँ छुपाई है? पुष्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बेहद चिंतित नजर आने लगी। मैं समझ नहीं पाई, आप क्या कह रहे हैं मैडम? किसने मारा है राजपाल को? वंदना ने, और उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। वंदना ने? ये क्या?
शब्द बोल रही हैं आप? मैं तो आपको अपना हितैषी समझ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि आपके मन में क्या चल रहा है। यकीन मानिए पुष्पा जी, कुछ भी गलत नहीं चल रहा। हम तो ये चाहते हैं कि आप बेखौफ जिंदगी जिए। बहुत सताया है जिंदगी ने आपको, अब बस अब और नहीं। क्या आप चाहती हैं कि आप जिंदगी खौफ के साए में जिए? हमेशा आपके और आपकी बच्ची के गले पर राजपाल की हत्या की तलवार लटकी रहे? वंदना के हाथ पर राजपाल की मौत कोई गुनाह नहीं, बल्कि एक इंसाफ था कि हम चाहते हैं कि उसे बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। उसने एक दरिंदे का अंत किया है जिसने आप लोगों के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया था। आप निश्चिंत रहिए पुष्पा जी, हमारे लिए अपने मन में कोई संदेह ना रखें। हम आपके हमेशा हितैषी ही रहेंगे। आप अपने होठों पे ये मौन का ताला खोलिए। उसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, आपका पति, आपका कारोबार, आपका घरबार। बताइए, क्यों आपको नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ा? और क्या हुआ था 8 तारीख को? काफी समझाने बुझाने के बाद पुष्पा ने बताया, जब वो हमें गांव से शहर लाया था तब शायद उसकी नीयत अच्छी थी। मेरा सम्मान और वंदना बेटी को सच में प्यार करता था। उसे वंदना को मामूली स्कूल में नहीं, अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराया। हमारा अच्छे से ख्याल रखता था। हो सकता है मेरे पति प्रवीण बत्रा की हत्या करके जो पाप उसने किया था उसे धोना चाहता था। धीरे धीरे वासना के वशीभूत होकर वो वंदना के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शुरू में लगा ये उसका वंदना के लिए एक चाचा का वात्सल्य है। शीघ्र ही उसकी भाव भंगिमा आचरण से पता चल गया कि उसके गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने वंदना को हर वक्त सतर्क रहने के लिए कहा, उसे भी बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। मैंने तय कर लिया कि मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूँगी और वंदना को लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी। जब इस बात का पता राजपाल को पता चला तो वंदना को बलपूर्वक अपनाने की जुगत में लग गया। एक रोज़ उसने मेरे सामने अजब प्रस्ताव रखा जिसको सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। वो मेरी बेटी को अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा। मैं सामान पैक करने लगी। मैंने निश्चय कर लिया था कि कल दिन में हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। 8 तारीख को 9 बजे लगभग जब मैं घर आई तो मेरे पैरों के तले ज़मीन सरक गई। घर में एक कोने में राजपाल रहू लुहान पड़ा हुआ था तो दूसरे कोने में वंदना पड़ी हुई थी। मैंने देखकर वंदना की नब्ज टटोली और यह देखकर मुझे बड़ी शांति मिली कि वो जीवित है। होश में आने पर उसने मुझे पूरी बात बताई। फिर मैंने पूरी मेहनत से खून का एक एक कतरा साफ किया और उसको डबल बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। मैं उसे वहाँ से हटाने का मौका देख ही रही थी कि एक दिन आंधी तूफान आया हुआ था। घर पर खिलौने को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए प्रयोग होने वाली गाड़ी पड़ी हुई थी जो राजपाल एक दिन ठीक कराने के लिए लाए थे। मैंने राजपाल को उसी में डाल दिया। हमारे घर से 500 गज दूर एक बियाबान जंगल पड़ता है। मैं बड़ी कठिनाई से 1 किलोमीटर के करीब ट्रॉली को खींच कर ले गई जहाँ पेड़ों का झुरमुट है। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैंने किसी फिल्म में देखा था। उसी तरह मैंने 8 पेड़ों के चारों ओर ट्रॉली की परिक्रमा लगाई। कुछ दूरी पर बरगद का एक विशाल वृक्ष है जिसमें बड़ी सी खो बनी हुई है। मैंने राजपाल के शव को पेड़ के उसी खाली जगह में डाल दिया। खूब सारी लकड़ी टहनियाँ से उस स्थान को भर दिया। देखने पर लगता ही नहीं था कि इस पेड़ में कोई खो भी है। मैंने वापस आकर वंदना के दिमाग में भर दिया कि राजपाल ठीक होकर चले गए हैं। बस यही कहानी है। मैंने आप लोगों को सब सही सही बता दिया है। अब आप लोग की इच्छा है, चाहे हमें सज़ा दिलाएं या छोड़ दें। बस
मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को कोई आँच ना आए। शौक से मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। सब कुछ बताकर पुष्पा रोने लगी। कंगना और पूनम सिंह ने पुष्पा को दिलासा देते हुए कहा, हम हमेशा अपनी बात पर कायम रहेंगे और वंदना बिटिया पर क्या आप पर भी कोई आंच नहीं आने देंगे। पूनम सिंह और कंगना ने अपने वायदे को निभाया। 6 महीने के बाद जज साहब ने पुष्पा और वंदना को बाइज्जत बरी कर दिया। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि हम वंदना की हिम्मत की दाद देते हैं। उसने पूरी हिम्मत बहादुरी से राजपाल जैसे दुराचारी का अंत किया। यही नहीं, मेजर पूनम सिंह और कंगना ने वंदना का नाम बहादुर बच्चों को मिलने वाले अवार्ड के लिए भी राष्ट्रपति को भेजा।